बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 54 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो एक मुलाज़मा का बेटा था जिसे शैला ने अपनी ज़रूरत के लिए भाई बना लिया था। ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई मगर शैला को बिन मांगे दूसरा भाई मिल गया था, चुनांचे उसने अदनान को फरामोश कर दिया था। वो एक खादमा का बेटा था और ज़ाती किरदार के एतबार से शैला का भाई बनने के काबिल नहीं था, लेकिन उस शख्स ने भी बैन के रिश्ते का तकद्दुस मजरू नहीं होने दिया था। हालांकि उसे नेकी बदी की तमीज़ ना रही थी। यह ख्याल बड़ा दिल शिकन था। रिश्ते जो ज़रूरत और मसलहत की बुनियादों पर इस्तवार किए जाएं, कभी हकीकी रिश्तों का देमोल बदल नहीं होते। ऐसे रिश्तों की जड़ें दिली जज्बात की गहराई में नहीं होती, चुनांचे वो सूत के कच्चे धागों की तरह टूट जाते हैं। क्या मेरे खुलूस का अंजाम भी यही होगा? शैला इसी तरह मुझे भी भुला देगी और मेरे मरते ही भाई की खाली आसामी को फिर कोई पूर कर देगा? तुम एकदम संजीदा क्यों हो गए हो? राबिया ने गौर से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसे ही तुम दोनों पर रश कर रहा था। मैंने कहा, कितने इत्मीनान से घर में बैठी दांत निकाल रही हो? एक हम में के ख्वार फिर रहे हैं। पता नहीं मोहसिन किस साल में है। राबिया मुस्कुराई। वो बिल्कुल खैरियत से है। वापस आने के बाद घंटा पर उस मार्के की रुदाद सुनाता रहा जो उसने थाने में सर किया। अभी अभी अपने घर फ़ोन करने गया है। हम उसी की बातों पर हंस रहे थे। हंसते वक्त आपको उस बुढ़िया का ख्याल नहीं आया? मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा किया। खिफत से शैला का रंग जर्द पड़ गया। अम्मी सोई हुई हैं और वो ऊंचा सुनती हैं, उसने बमुश्किल तमाम कहा। इसके अलावा हमारा नॉर्मल नजर आना भी जरूरी है। राबिया ने फौरन बात बना ली। उन्हें तो ऐसे यकीन आएगा कि उनका बेटा बाहर चला गया है। अगर वो किसी को रोता धोता देख लेंगी तो आई एम सॉरी। मैंने कहा, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। चलो अब तुम तैयार हो जाओ। मैं भी साथ चलूंगी, शैला ने कहा। मैं ऐसे यहाँ नजरबंद नहीं रह सकती। पागल मत बनो। मैंने कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है। मोहसिन अंदर आया और पलंग पर बैठ गया। मैं भी अभी देख के आया हूँ, हर तरफ खतरा ही खतरा है। जमीन पर, आसमान पर, दरख्तों पर और सड़क पर, जहाँ भी नजर जाती है खतरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। यार ये लड़की जिद कर रही है कि मैं भी बाहर चलूंगी। मैंने कहा, तू समझा इसे। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, शैला बोली। खतरा है तो हुआ करे, मैं इस कैद से भी तंग आ गई हूँ। ये बात तो है, मोहसिन ने कहा। अगर मुझे इसी तरह कैदे तन्हाई में रहना पड़ता तो मैं कहता खतरे की ऐसी तैसी। पागलों के मरने से क्या फायदा? बहुत बरहक है और उसका एक दिन मुतय्यन है, फिर डरना कैसा? आप झक मारते हैं। मैंने कहा, चलो भाई शैला, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे हक में भी एक वोट है। इसके अलावा मिस शैला। मोहसिन ने हाथ सीने पर रखा और नहायता अशकाना अंदाज में झुका। खतरा मेरी लाश पर से गुजर कर आप तक पहुंच सकता है। कैसा है ये डायलॉग? उसने तारीफ तलब नजरों से हम सबको देखा। शैला को साथ ले जाने के लिए हमें गैर मामूली हिफाजती इंतजामात करने पड़े। वो सड़क तक मासी के बुरके में गई जो बड़ी मुज़ीका खेज हालत में था। फिर राबिया भी एक फटी पुरानी और बैली चादर में मुंह सर छुपाए जायल बूढ़ी औरतों की तरह बाहर आई और शैला के साथ बैठ गई। आखिर में मैं और मोहसिन निकले और मैंने वापस सोने की बजाय गाड़ी को उसी सड़क पर सीधा जाने दिया। बाजार खत्म होते ही सड़क खाली रह गई। हमारे पीछे सिर्फ एक टैक्सी थी, लेकिन तांगा स्टैंड के पास से और ग्लोब सिनेमा से कुछ पहले हम सीधे हाथ मुड़े तो ये टैक्सी एयरपोर्ट की जानिब चली गई। अब हम फौरी तौर पर किसी खतरे से दो चार नहीं थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया ही था कि सामने से डिसलवा की गाड़ी नमूदार हुई। उसका घर ग्लोब सिनेमा के पास ही था। वो हमें देख लेता तो न जाने कैसा समझता, मगर वो ऑफिस से आ रहा था और बहुत तेजी में था। उसकी नज़रें सामने थी और वो अकेला था। उसकी गाड़ी चंद सेकंड में हमारे करीब से गुजर गई, लेकिन फोर्ट्रेस स्टेडियम तक मेरी निगाह बार बार आईने में पीछे आने वाली गाड़ियों को देखती रही। मैं कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं था। हालात की मदद हमारे हक में थी और इस मरहले पर अपनी कामयाबी से पूरा फायदा उठाना जरूरी था। पहले मेरा ख्याल था कि माल रोड का पुल उबूर करके गाड़ी को सीधा ले जाऊं। ये बाद में तय किया जा सकता था कि हमें राबिया के दफ्तर में बैठकर बात करनी चाहिए या किसी और जगह जाके। माल रोड पर बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट थे, लेकिन वो जगह खतरनाक थी। वहाँ किसी से गैर मुतवक्के मुलाकात होने के इम्कानात का ज्यादा इम्कान था। चुनांचे मैंने पुल से पहले गाड़ी को बाईं जानिब नीचे जाने वाली छोटी सी सड़क पर उतार लिया। कैबिनेट स्टेशन के सामने से गुजरकर मैंने दाईं जानिब सड़क की रेलवे क्रॉसिंग अबूर की और गुलबर्ग के उस इलाके में जा पहुंचा जहां 4 नंबर बस का आखिरी स्टॉप था। आदमी को बैक वक्त दो काम करने हों, यानी रेलवे स्टेशन भी पहुंचना हो और वक्त भी ज़ाया करना हो, तो इत्मीनान से रूट नंबर 4 की डबल डेकर बस में जा बैठे। बस खरामा चलती तकरीबन आधे लाहौर की सैर कराने के बाद मिलाकर रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी। लाहौर में 4 नंबर बस की वजह शोहरत पागल खाना है जो उसके रास्ते में पड़ता है। कोई बेसरोपा बात करे तो लोग कहते हैं कि 4 नंबर बस में बिठा दो। गाड़ी को मैंने गुलबर्ग के मरकजी इलाके में ओरेगा सिनेमा के करीब रोका। ये मार्केट रकबे में छोटी थी, लेकिन इंतहाई मॉडर्न और फैशनेबल शॉपिंग सेंटर थी। खवातीन ने अपने नकाब गाड़ी में छोड़ दिए और हम एक बहुत खूबसूरत एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट के फैमिली रूम में जा बैठे। यहाँ लाड़ या शैतान वाला रश नहीं था। हाल की बराए नाम रोशनी में बहुत कम लोग दूर दूर बैठे हुए थे।
मैं भी यही सोच रहा था कि बाल रोड की तरफ जाना ठीक नहीं, मोहसिन ने बैठने के बाद कहा। तो आप अपने को मेरे बराबर अक्लमंद साबित करना चाहते हैं? मैंने उसके साथ बैठते हुए कहा। राबिया और शैला हमारे साथ साथ बैठ गई थी। हालांकि अक्लमंद तुम दोनों में कोई भी नहीं है, राबिया ने हंसकर कहा। बचा इरशाद, मोहसिन ने फौरन दिफा किया। अक्लमंद तो सिर्फ आप हैं या आपसे बढ़कर ये खातून है? उसने शैला की तरफ इशारा किया। लड़ाई का बाकायदा आगाज करने से पहले आप एक काम करें, मैंने राबिया से कहा। काउंटर पर टेलीफोन होगा, आप इस फोन कर दो कि उस्ताद टैडी आए तो उसे यहाँ भेज दिया जाए। हम 3 घंटे तक यहीं मिलेंगे और अगर रेस्टोरेंट वालों ने तंग आके निकाल दिया तो सामने की फुटपाथ पर पड़े होंगे। मोहसिन बोला। किसकी मजाल है कि आधी रात को रेस्टोरेंट के बंद होने से पहले हमें उठने के लिए कहे? मैंने कहा। हम तो अरब के ऊंट हैं, एक बार खैमे में झांक भी लिया तो अरब बाहर। अभी हम चाय पियेंगे और घंटे 1.5 घंटे बाद डिनर तनावल फरमाएंगे, इसलिए 3 घंटे तो यकीनन बैठेंगे। राबिया चंद मिनट में फोन करके आ गई। उसके साथ ही वेटर भी नमूदार हुआ और चाय का सामान रख के चला गया। पहले ये दरवेश अपनी दास्तान का आगाज करता है, मोहसिन ने कहा, और कमीज के अंदर से एक फाइल बरामद की जिसे दौरा करके उसने पतलून की बेल्ट में फंसा रखा था। यह सारी रूदाद एक शरीफ आदमी और उसके घर की तबाही की। अलमास के वालदैन के घर में आग लगी थी और वो उसी में जल के मर गए थे। पुलिस का इब्तदाई मौकफ ये था कि मौलवी का दिमाग चल गया था, लेकिन बाद में उनको अपना ख्याल बदलना पड़ा। उसमें एक नहीं, पड़ोस में रहने वाले 2 अफराद के बयानात हैं। दोनों पड़ोसी जिंदा हैं और वहीं रहते हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और वो डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस करता है जिसने ये रिपोर्ट दी थी। मैंने सबका पता चला लिया है और इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। पहले अलमास के वालदैन को कत्ल किया गया, फिर कातिल घर में आग लगा के फरार हो गए। दोनों हमसायों ने साफ कहा है कि फायरिंग के बाद बगैर आग लगने से पहले उन्होंने पेट्रोल की बहुत तेज बू महसूस की थी। ये तो ठीक है, मैंने कहा। यह फाइल तुझे कैसे मिली? मोहसिन ने एक हाथ की 5 उंगलियां फैला के दिखाई। वहाँ एक बहुत खबीस थानेदार बैठा हुआ था। थाना बड़े अच्छे और मुनाफे बख्श इलाके में है ना। मैंने एक सेंचुरी की बात की तो बड़ा मुतदब्जब हुआ कि ये थाना है या सब्जी मंडी। आलू टमाटर का सौदा कर रहे हो? 2000 का माल 100 में ले जाना चाहते हो? लूट मची हुई है क्या? मुलाहिदा उसका सवाल मुझसे पूछ रहा था कि लूट मची है क्या, जैसे उसके बाप की हलाल की कमाई थी जिसके वो 2000 से कम लेता तो उसकी हक तलफी हो जाती। खैर मैंने भाव 5 तक बढ़ा दिया, मगर यहाँ तो उसके पास इतना पैसा है कि 500 रुपए उसके लिए 5 पैसे की तरह बेवकत है। या वो मुझे इतना अहमक और मजबूर समझ रहा था कि मैं 2000 चोरी करके भी पूरे कर दूंगा। मैंने भी मिन्नत समाजत के बाद कहा कि अच्छा जी, घर वालों का कुछ सेवर है वो बेच कर लाता हूँ। अगर मैं उसे तड़ी देता कि बेटा फाइल तो मैं ले लूंगा, तो वो फाइल गायब कर देता। मैं बाहर आके इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं दफा हो गया तो मैं फिर अंदर आ गया। मुर्रर मुझे देखकर खिल उठा। उसने चोरी छपे सारी गुफ्तगू सुन ली थी और फाइल निकाल के दराज में रख ली थी। उसने 500 जेब में डाले और फाइल मेरे हाथ में देकर कहा कि भाग जाओ, थानेदार साहब को पता ही ना चले। सभी आराम की खाते हैं ना, इसलिए एक दूसरे को भी काट देते हैं। अब थानेदार बैठा रहे, 2000 की आस लगाए और ढूंढता फिरे फाइल। ये सबूत और गवाह तो बाद में काम आएंगे, मैंने कहा, जबकि इस समात के लिए अदालत के सामने आएगा। उससे पहले मैं 2 काम करना चाहता हूँ। एक काम में उस्ताद टैडी हमारी मदद करेगा। उम्मीद है उससे चिरागदीन का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये काम इस तरह होगा कि हम दोनों बिल्कुल महफूज रहेंगे। उस्ताद टैडी को आमादा करने के लिए हमें शैला की मदद दरकार होगी। मेरी? शैला ने कहा। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि ये चिरागदीन है कौन और उसका मसला क्या है। ना मैं किसी उस्ताद टैडी को जानती हूँ। वो अदनान का जिगरी यार था, मैंने कहा, और सख्त जज्बाती किस्म का आदमी है। वो तुम्हें अदनान की बड़ी बहन समझता है और तुमसे मिलकर तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो अदनान के कातिलों से इंतकाम जरूर लेगा। तुम उससे सिर्फ ये कहना कि भाई अदनान का मामला इंसाफ पर या खुदा पर छोड़ दो। अगर कर सकती हो तो मेरा एक काम कर दो। काम क्या है ये सिकंदर भाई बताएंगे और वह इनकार नहीं करेगा और हम उसे बाद में सब कुछ समझा देंगे। दूसरा प्रोग्राम क्या है? मोहसिन ने कहा। उसके लिए दूसरा दरवेश आप बीती कहता है, मैंने कहा। कलेजा थाम लो, पहले सुनो फिर दास्तान मेरी। खवातीन की कलेजी होती है। दूसरा दरवेश, मोहसिन ने लुकमा दिया और शैला हंसी। मैंने दिन भर की सरगजिश को अमीन की मुलाकात से शुरू किया और खसरू जमशेद को चकमा देकर निकल आने की वारदात पर ख़त्म किया। मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा था और फसाद के जोहर भी नहीं दिखा रहा था, मगर मेरी बात में 40 मिनट गुजर गए। इसी दौरान में सिर्फ एक वक्फा आया जब मोहसिन ने दूसरी बार गर्म चाय मंगवाई। तुम्हारा दूसरा प्रोग्राम ये है कि अमीन तुमको रेडियो ट्रांसमीटर में बम फिट कर दे तो उससे डिसिल्वा को उड़ा दो। राबिया बोली, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी सिकंदर। तुम ज़हीन हो, मैं ये मानता हूँ, मैंने कहा, लेकिन मुश्किल ये है कि वकील होने के बावजूद औरत हो। अभी तक तुमने हमेशा वकील सफाई की हैसियत से दलाइल दिए हैं। आज अगर तुमको जज बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है तुम शफाक तरीन कातिलों को सजाए मौत नहीं दे सकोगी। ये गलत है, राबिया ने एहतजाज किया। वो कानूनी मामला है,
और वो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ? मैंने तलखी से कहा। जब वो तुम्हें अगवा करके ले गए थे, जब उन्होंने तुम्हारी माँ का जनाजा उठने से पहले एक धमकी दी थी, उस वक्त कानून तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका था। उन्होंने तुम्हारे आबाई घर को बम से उड़ाया, मेरे बाप को कत्ल करने के बाद उसकी लाश तक चुरा ली, अदनान को और न जाने कितने लोगों को मार दिया या मरवा दिया। कानून ने बेबसी से तमाशा देखने के अलावा कुछ किया? वो ऐसा ही बम था जो मेरी जान ले सकता था, लेकिन खुदा को मेरी जिंदगी मंजूर थी कि मैंने चाबी से दरवाजा नहीं खोला, वरना आज इस वक्त यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय पीने की बजाय आप सब लोग मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ रहे होते। और आइंदा का क्या है? क्या मैं, तुम, शैला और दूसरे लोग महफूज होंगे? उन्होंने तो खुली धमकी दी है कि खुमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। मोहसिन के घर वालों को, शैला की माँ को, रिजवी साहब के बीवी बच्चों को। तुम कानून से मदद लेके देखो, खुद रिजवी साहब एक मरतबा कोशिश करके देख चुके हैं। ये सब तो ठीक है सिकंदर, राबिया ने बड़ी मुश्किल से कहा, लेकिन क्या ये गलत तरीका नहीं है? मैं कब कहता हूँ कि नहीं है, मैंने कहा, लेकिन सही तरीके सिर्फ कानून की किताबों में लिखे होते हैं। उनको हमारे दुश्मन भी नहीं पढ़ते और उनकी परवाह भी नहीं करते। गलत और सही के बयार कभी नहीं बदलते, लेकिन अमली जिंदगी के तकाजे भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। जीने का किसी अदालत से नहीं मिलता और अक़वाम मुत्तहिदा नहीं दिलाती। अगर दिला सकती होती तो फ़लस्तीन को दिला देती, कश्मीर को दिला देती। ये हक खुद हासिल करना पड़ता है। ये दुनिया ताकतवर की है, इसमें कमज़ोर फरीक के लिए कोई जगह नहीं है। दुश्मन को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि उसके मुकाबिल भी उसका हम पल्ला है, वो जारहियत से बाज नहीं आएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, वरना तुम खुद ही बताओ कि एक तरफ तो बदमाश हो जो कानून, अखलाक और मज़हब व माशरे की सारी कय्यूस से आज़ाद हो, शहर में यूं दन दनाते फिरते हो जैसे जंगल में खून आशाम तरिंदे, और दूसरी तरफ हम कानून की दफात देखते रहें, थानों में रिपोर्ट लिखवाएं, इंसाफ की दहाई दें या हाकिम से फरियाद करें, अखबार में खतूत लिखें, अपील बनाम आईजी या गवर्नर साहब से फरियाद और सदर साहब से दरख्वास्त करें। ठीक है, तूने अपने नुक्ते नज़र की वजाहत कर दिया है। मोहसिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये बाद में सोचेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो ये फैसला करना है कि हम सबको रहने की जगह चाहिए। हाँ, मैंने गहरी सांस ली और राबिया की तरफ देखा। वो नज़र झुकाए दांतों से अपने नाखून काट रही थी। सुबह मैंने 3 मकान देखे थे, उनमें से एक हमारे लिए बहुत मौजू है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खसरू जमशेद को भी मायूसी ना हो। लेकिन जानते बूझते हम उस मकान में रहने के लिए कैसे जा सकते हैं? मोहसिन ने कहा। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने कहा। खसरू जमशेद दया बोरा है, उसे यहीं पीट देना चाहिए। उसकी एक तरकीब तो मेरे जहन में आती है, मगर उस पर अमल ज़रा मुश्किल है। वो 5-5.5 लाख का मकान हमें 2.5-3 लाख में पेश कर रहे हैं। मकसद साफ जाहिर है, वो समझते हैं कि हम ये सौदा फ़ौरन कर लेंगे, और हमें जाहिर भी यही करना चाहिए कि लालच के बायस हम उनकी चाल में आ गए हैं। अभी तक उन्हें यकीन होगा कि ड्रामा कामयाब जा रहा है, लेकिन चाबियां निकाल के तूने उनको शक में डाल दिया होगा। मोहसिन बोला। ये शक तो मैं आसानी से दूर कर सकता हूँ, मैंने कहा। फ़र्ज़ करें कि मैं कल शाम को शैला के साथ वहाँ पहुँच जाऊँ और जितनी रकम अदा करनी है वो कर दूँ। कल सुबह से शाम तक मकान के सारे मामला तय हो सकते हैं। शैला को देखते ही उनको यकीन आ जाएगा कि हम फंस गए, और मकान का कब्जा मिलते ही हम सब खुदकशी के लिए पहुंच जाएंगे। वो जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके मकान हमारे नाम कर देंगे। 2-2.5 लाख में उनको ये सौदा बहुत सस्ता लगेगा कि सारे चक्कर ख़त्म। कोई वाली वारस नहीं, ना किसी से मुकाबले का डर है और ना ही अंदेशा कि वो बेनकाब होंगे। मेरी शराफत अली बारा गया और साफ जाहिर है कि उसे भी इन लोगों ने मरवा के इल्ज़ाम मेरे सर थोप दिया। एक तीर से 2 शिकार हो गए। वजीर खान पहले ही ख़त्म हो गया था। हक़ मलकियत का कोई भी दावेदार बाकी ना रहे तो कारोबार का तनहा मालिक चौधरी दिलावर रह जाता है। फिर वो इत्मीनान से अपने नाजायज़ जायज़ काम को जारी रख सकते हैं। उनको करोड़ों का फ़ायदा होगा। उसके लिए 2 लाख घाटा तो कुछ भी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा की पेशकश वो मुझे कर चुके हैं। ये मकान वो हमें मुफ्त भी दे देते, लेकिन वो जानते हैं कि हम खटक जाते। अब उन्होंने क्या ज़बरदस्त जवाब रखा है। जमशेद एक जद्दी पुश्ती रईस है जिसे पैसे की परवाह नहीं है। उसका एक छोटा भाई था जो शहीद हो गया, और मैं 100% उसका हम शक्ल हूँ। चुनाचे मुझे देखकर वो जज्बाती हो जाता है। जज्बात का कोई मोल नहीं। खुद उसने कहा था कि मेरी मर्जी, मैं ये मकान किसी को 1 रुपये में दे दूँ। ये इतना माकूल जवाब है कि अगर मैंने उसकी गलती ना पकड़ी होती तो मैं भी जज्बाती हो जाता। कमज़ोर दिल का होता तो मुझ पर रिक्कत तारी हो जाती। खैर, अब फ़र्ज़ करो हम वो मकान ले लें। 2.5 लाख में वो मकान मिल जाएगा। सूरत कोई ऐसी हो कि मकान तो हमें मिल जाए, मगर उसके बाद हम गायब हो जाएं। सामने आए बगैर 5.5 लाख के मकान को 4.5 लाख में बेच दें तो 2 लाख का फ़ायदा खरा है। बस एक हाथ से खरीदने और दूसरे हाथ से बेचने की बात है। इसमें कोई धोखा नहीं है और ज़बरदस्ती नहीं है। ये सारा चक्कर दोबारा सामने ना आने का है। 1 हफ्ते बाद 2.5 की बजाय हम 4.5 लाख के मालिक हो सकते हैं। राबिया मुस्कुराई। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। वो बोली, कल शाम तुम 1.5 लाख का बैंक ड्राफ्ट ले जाओ। मैं फरोख्त के मुआहदे और सेल डेड वगैरह का इंतजाम कर लूंगी। गड़ी शाह वाला प्लाट मेरा है, इसलिए ये मुआहदा भी मुझे ही करना पड़ेगा कि मैं बाकी रकम प्लाट के फरोख्त होते ही अदा करूंगी।
दूसरे अल्फाज में मकान मैं खरीदूंगी। तुम ये कर सकते हो कि खसरू जमशेद को मेरे ऑफिस ले आओ, शैला तुम्हारे साथ होगी। मैं दिन में रिजवी साहब से कह के कोई ऐसा बंदोबस्त करवा लूंगी कि इमारत के चारों तरफ सादा कपड़ों में पुलिस मौजूद हो जो बगैर शिनाख्त के किसी को अंदर ना जाने दे। उससे कल किसी की मुदाखलत या हंगामा आराई का खतरा टल जाएगा। वहाँ मेरे पास दस्तावेजात के 2 सेट होंगे। मैं तजवीज़ पेश करूंगी कि खसरू जमशेद साहब अगर आप मुनासिब समझे तो बात इसी वक्त ख़त्म कर दें। मैं 1.5 लाख नकद देती हूँ और प्लाट आपके नाम ट्रांसफ़र कर देती हूँ। उसके 1 लाख आपको ज़रूर मिलेंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वहाँ दूसरा मकान बना सकते हैं, बड़ी अच्छी जगह है। अगर तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त है कि बाहर कीमत पर मकान देने का फैसला कर चुके हैं तो मेरी तजवीज़ भी उनके लिए काबिल कबूल होगी। प्लाट और 1.5 लाख नकद के बदले मकान मेरा। रजिस्ट्री वगैरह के सारे मरहले मैं परसों ही ख़त्म कर दूंगी। अगर उन्होंने मेरी बात ना मानी तो मैं कहूँगी कि जमशेद साहब आप इंतज़ार कीजिए, मैं तो मकान में उस वक्त तक नहीं आऊँगी जब तक कुल रकम अदा ना हो जाए और मकान वाकई मेरा ना हो जाए। आगे जो खुदा को मंजूर। प्लाट 1 हफ्ते में बिके या 1 महीने में, जल्दी उनको है। वो ताखीर कबूल नहीं करेंगे, मेरी तजवीज़ कबूल कर लेंगे। परसों रजिस्ट्री वगैरह के अदालती मामलात ख़त्म होते ही मैं अपनी तरफ से किसी को भी मुख्तार आम मुकर्रर कर दूंगी। मुख्तार आम मेरे साथ काम करने वाले वकीलों में से भी कोई हो सकता है और मोहसिन बी या फिर रिजवी साहब। उसके बाद हमें सामने आने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जिसके पास भी जनरल पावर ऑफ अटार्नी होगी वो अगले रोज़ ही मकान फरोख्त कर सकता है। इसमें इतलाए आम की रस्मी सी कार्रवाई में वक्त लगता है और अखबार में इश्तिहार वगैरह देना पड़ता है कि किसी को एतराज़ हो तो इतने दिन में हाजिर होकर बताए, लेकिन ये इश्तिहार कोई नहीं पढ़ता। लोग खर्च बचाने के लिए कम से कम मशात वाले अखबार में इश्तिहार देकर कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। बल्कि ये भी हकीकत है कि अदालत में कुछ लोगों ने अखबार के नाम के डिक्लेरेशन दे रखे हैं, उनमें कोई खबर नहीं छपती और ना कोई उनका नाम जानता है। कोर्ट नोटिस वगैरह के सिवा उनमें कुछ नहीं होता और ये महज रिकॉर्ड के लिए फाइल में लगा दिए जाते हैं। हम उन्हीं से काम चलाएंगे। वेरी गुड बीबी, मोहसिन ने कहा। मकान हमने 2.5 लाख में ले लिया और सामने आए बगैर 4.5 लाख में बेच भी दिया। अब इस खाकसार के चंद सवालात। पहला यह कि कल शाम को सिकंदर अगर शैला को लेकर गया तो इस बात की क्या जमानत होगी कि ये दोनों जिंदा सलामत लौट कर आएंगे और साथ खसरू जमशेद को भी ले आएंगे। सवाल नंबर 2 ये कि हम गायब होके कहाँ जाएंगे। मकान खरीदने और बेचने में कुछ वक्त लगेगा और पैसा हमारे पास नहीं होगा कि दूसरा मकान खरीद लें जहाँ हम गुमनामी में रह सकें। गुमनामी में तो हम अब भी रहते हैं, राबिया ने कहा। रहा सवाल रिजवी साहब के घर से मुंतकिल होने का, तो मेरा ख्याल है हमें मकान खरीदने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मकानों के मालिक तलाश किए जा सकते हैं, किराएदार को तलाश करना मुश्किल होता है। किराएनामे का रिकॉर्ड कहीं नहीं होता और किराएनामे में नाम किसी का भी लिखवाया जा सकता है। अब तो हमें किराए के मकान ही में रहना चाहिए, लेकिन दुश्मन बेवकूफ़ी में हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहता है तो ये मुनाफा बख्श सौदा ज़रूर करना चाहिए ताकि सारा नुकसान पूरा हो जाए। सवाल नंबर 1 का जवाब अब भी बाकी है, मोहसिन ने कहा। वो हिफाजती इंतजामात का मसला है, मैंने कहा, जो हम खुद भी कर सकते हैं और रिजवी साहब भी। अगर उन्हें मालूम हो कि मकान राबिया खरीद रही है तो उन्हें हैरत नहीं होगी और राबिया कहे कि मुझे डर है कि उसका असर भी पहले वाले मकान जैसा होगा, तो इस मरतबा मकान की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं साबका नाकामी की तलाफी के लिए। मेरी नज़र ने उस्ताद टैडी को दरवाजे से अंदर आते देखा। दरवाजे पर ही एक वेटर ने उसको रोकने की कोशिश की। गालबन उसका उलिया इस माहौल से मुताबिकत नहीं रखता था और रेस्टोरेंट वाले हुकूक के दाखिला महफूज की आड़ में बदमाश नजर आने वाले हर शख्स को शुरफा में शामिल होने से रोक सकते थे। सूरत को नाखुशगवार होने से बचाने के लिए मैं फौरन आगे बढ़ा और उसे अपने साथ ले आया। सिवाय शैला के हम सब उसे पहचानते थे। वो आला सोसाइटी के इज्तिमा में सबसे अलग नजर आता था और इसी एहसास से अजनबियत के बायस कुछ नर्वस था। मैंने उसे शैला के बारे में बताया कि यह अदनान की बड़ी बहन है, तो उसकी समझ में ना आया कि वो क्या कहे। मैंने वक्त को गनीमत जाना और खाना मंगवा लिया। मेरी ये तदबीर काम कर गई। खाना ख़त्म होने तक हम लोगों की बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू और हमारे हौसला अफजा रवैये ने उस्ताद टैडी की वो झिझक ख़त्म कर दी जो उस पर एहसास जुर्म की तरह सवार थी। वो ज़्यादा खुलकर बातें करने लगा। उसने अदनान के बारे में भी इन्हीं जज्बात का इजहार किया जो हमारे सामने कर चुका था, यानी ये कि वो कातिलों का सुराग लगाएगा और उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अदनान उसका जिगरी यार था, चुनाचे वो शैला को भी बड़ी बहन ही समझता है, वगैरह वगैरह। देखो भैया, शैला ने अचानक कहा, तकदीर के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता और हर शख्स को अपने अमाल की सजा जरूर मिलती है, यहाँ भी और वहाँ भी। मैं जानती हूँ कि अदनान किस कुमाश का आदमी था और उसका उठना बैठना कैसे लोगों में था। मैं अदनान की इसी अंजाम से हमेशा डरती थी। मुझे इसकी मौत का दुख जरूर हुआ, लेकिन उस पर हैरानी नहीं हुई। मैं उस्ताद टैडी की सूरत के बदलते हुए तासरात को बड़े गौर से देख रहा था। जो होना था वो तो हो चुका। शैला ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक खराबी के बाद दूसरी खराबी से क्या हासिल होगा? आप क्या कह रही हैं कि मैं उनको बख्श दूं? उस्ताद टैडी ने यूं कहा जैसे मुजरिम उसके कब्जे में हो। कसम मौला की ख्वा मुखा कसमें मत खाओ, शैला ने कहा।
तुम्हें दुनिया के निज़ाम इंसाफ पर भरोसा नहीं है, खुदा के वजूद को तुम मानते हो। ये क्या बात कही आपने? टैडी बोला, मैं कोई काफिर तो नहीं हूँ। तो मेरे भाई खुदा पर भरोसा रखो। शैला ने उसकी बात काट दी। जिसके यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है, वो आदिल है और सब्र करने वालों के साथ है। सजा और जजा को उस पर छोड़ दो, वही हमारा इंसाफ करेगा और उसकी गिरफ्त से बचकर वो कहाँ जाएंगे। तुम खुदा की खुदाई में दखल मत दो और देखो कि जालिमों का अंजाम कैसा इबरतनाक होता है। आपकी बात तो दिल को लगती है जी, वो बेबसी से बोला। लेकिन ये कितना जुल्म है कि हम यारी की बात तो करें मगर यार के लिए कुछ ना करें। मैं कुछ ना कुछ जरूर करना चाहता हूँ अदनान के लिए। तुम उसकी मगफरत की दुआ करो, अपनी नेकी से उसे सवाब पहुंचाओ, शैला बोली। और मैं उसकी जहानत का कायल हो गया। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी महारत से टैडी के जहन का रुख बदल रही थी और उसके ख्यालात पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करती जा रही थी। राबिया या मोहसिन उसे नेकी की तलकीन करते तो बैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होती। टैडी जैसे लोग जो सिराते मुस्तकीम से भटक जाते हैं और शैतान के रास्ते पर चलने लगते हैं, वो इंसान की कहाँ सुनते हैं। लोग उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं कि अब खुदा ही इन्हें नेकी की तौफीक दे। मगर कुछ लोग कोशिश जारी रखते हैं और ख्वाह बेसुदो माँ बाप के बाद बड़ी बहन और कभी कभी बड़ा भाई भी उन्हें समझाने का फर्ज पूरा करते हैं। शैला ने इस वक्त बड़ी बहन की जिम्मेदारी कबूल करते हुए टैडी को नेकी, बदी और गुनाह और स्वाब पर लेक्चर देकर सचमुच बड़ी बहन का बरतर मुकाम हासिल कर लिया था और टैडी मजबूर हो गया था। वो शैला को पलटकर जवाब नहीं दे सकता था। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो दुनिया का कायदा है। लेकिन बाजी, उसने जज्बाती होकर कहा, मुझे कुछ करने दे। कसम मौला की अगर मैं आपके काम भी ना आ सका तो लानत मेरी यारी के रिश्ते पर। मुझे मालूम हुआ था कि कुछ लोग आपको भी परेशान कर रहे हैं। हाँ भाई, शैला ने फिक्रमंद होकर कहा, मालूम नहीं किसी को हमसे क्या दुश्मनी है। मैं तो उनके डर से बाहर भी नहीं निकल सकती और अपने घर में भी नहीं रह सकती। आप अपने घर में रहें जी, वो सीना तान कर बोला। टैडी आपकी हिफाजत करेगा। टैडी की लाश पर से गुजरे बगैर कौन माई का लाल है जो बुरी नीयत से अंदर कदम भी रखे। जहाँ आपका जी चाहे जाए, टैडी के साथ आपको कोई डर नहीं। या मुझे बता दे कि वो कौन लोग हैं। कसम मौला की एक एक को ठंडा ना करके दम लूं तो वो फिर बड़ मारने पर उतर आया था और अपनी बसा से बढ़कर बात कर रहा था। अभी तक सिर्फ एक आदमी का पता चला है। शैला ने सोच कर कहा, क्यों सिकंदर भाई? हाँ, मैंने चौंक कर कहा, क्योंकि उसने मुझसे अचानक सवाल कर दिया था। वो तो ठीक है शैला, लेकिन हमारे यकीन से तो बात नहीं बनती ना। अदालत तो सबूत और गवाह मांगती है और वो मुअज़्ज़ज़ आदमी कहलाता है। कौन मानेगा कि अदनान के कत्ल में दरपर्दा यही शख्स था और वो किसी न किसी बहाने अदनान को मरवाना चाहता था। उस्ताद टैडी को मालूम है कि अदनान पर पत्तेबाजी का इल्ज़ाम झूठा था, बस उन्होंने बहाना बना लिया। अब मुझे बताएं जी कि वो है कौन? बिला इरादा उसने एक गलीज गाली दी मगर उसे एहसास नहीं हुआ। मेरा ख्याल है राबिया तुम शैला के साथ जाओ। मैंने घड़ी देख कर कहा जिसमें 10 बजे थे। हम बात करके आते हैं। आप लोगों की मौजूदगी में हम खुलकर बात नहीं कर सकते। मेरा भी यही ख्याल है कि ये मर्दाना मामलात हैं। मोहसिन ने मेरी तायद की। राबिया ने इशारा समझ लिया था। वो और शैला हमें जल्द पहुंचने की ताकीद करके चली गई, बिल्कुल रवायती बीवियों के अंदाज में। अब बात यह है उस्ताद टैडी, मैंने कुछ देर बाद कहा, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम हो गया कि अदनान को कत्ल कराने के लिए पैसा किस शख्स ने खर्च किया था। हमारी नज़र में असल मुजरिम वही है और हम उसे सजा देने का फैसला कर चुके हैं। तुम इस काम में हमारी मदद करोगे? लो जी, आपने भी क्या बात की। कसम मौला की जान भी मांगो तो नहीं, जान की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी बात काट दी। उसे कत्ल करना होता तो हम तुमसे कह देते और तुम अपने खंजर से उसको गाजर मूली की तरह काट देते। मोहसिन ने इजाफा किया, लेकिन हम तो उसे ज्यादा सख्त सजा देना चाहते हैं। मैंने कहा, अब देखोगे अदनान तो मर के दुनिया के झगड़ों से ही निकल गया। सजा किसे मिली? पीछे रह जाने वालों को। उस शख्स को मार दिया गया तो सजा मिलेगी बेगुनाह बीवी बच्चों को। हमने कुछ और सोचा है जिसमें वो खुद सजा काटे और उसका सब कुछ छीन जाए। उसकी दौलत, उसका गुरूर, ताकत का नशा और असर व रसूख, उसे बहुत लंबी कैद हो और जब वो बाहर निकले तो दुनिया में उसका कोई ना हो, वो फकीरों से भी बदतर हो। मेरी बात का बहुत आहिस्ता आहिस्ता असर हुआ। टैडी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सजा उसी को मिलनी चाहिए। मुझे मालूम था कि तुम बात समझ लोगे। मैंने कहा, अब मेरे चंद सवालात का जवाब दो, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि तुम किस हद तक मददगार साबित हो सकते हो। ये बताओ कि तुम्हारी जान पहचान कितनी है? कसम मौला की उस्ताद टैडी उन सबको जानता है जिनको आप नहीं जानते। तुम मुनशियात का धंधा करने वालों से वाकिफ हो? एक तो वो है जो गली गली चर्स भरे सिगरेट और राकट गोली, चिड़ी मार का स्पिरिट वाली शराब बेचते हैं। टैडी ने जोर देकर कहा, हाँ, ऐसे लोगों के अलावा तुम खरीदारों से भी वाकिफ होगे। खरीदार तो बहुत, वो खुद ही अड्डों पर पहुंच जाते हैं किसी ना किसी की मार्फत। टैडी बोला, उनमें पुलिस के छोड़े हुए आदमी भी होंगे। मैंने कहा, बिल्कुल जी हैं, मगर वो अपना भत्ता वसूल करने के सिवा कुछ नहीं करते। टैडी ने फिर कहा, मुखबरी वो उस वक्त करते हैं जब कोई उनके साथ बदमाशी करे, उनको हिस्सा कम दे या तड़ी दे। गोया तुम मुनशियात फरोख्त करने वालों को भी पहचानते हो, खरीदारों को भी और मुखबरों को भी। मैंने कहा, उनमें से कितने तुम्हारे दोस्त हैं? मेरा मतलब है कि जो काम आ सकते हो।
काम क्या है? टैडी ने पूछा। मोहसिन की तरह अभी तक वो भी मेरे सवालों से परेशान था। काम में बाद में बताऊंगा, मैंने कहा। अभी जो कुछ मैं मालूम करना चाहता हूँ वो बताओ। ये बताओ कि ये नशावर चीजें आती कहाँ से हैं। मेरा मतलब है कि जो लोग ये चरस बड़े सिगरेट, राकट, हीरोइन और हैंड्रैक्स की गोलियां बेचते रहते हैं, ये लोग माल कहाँ से लेते हैं? इसके 2-4 ठिकाने हैं। टैडी सोचकर बोला। वो बड़े खास लोग हैं, खुद सामने नहीं आते। तो मैं से किसी आदमी के ठिकाने से वाकिफ हो? मैंने कहा। फर्ज करो मैं तुमसे कहूँ कि मुझे वहां ले चलो, आपको? वो हंसा। आप मजाक करते हैं जी, मैं आपको कैसे ले जा सकता हूँ? अच्छा मुझे ना ले जाओ, ये बताओ कि तुम खुद उन खास लोगों तक जा सकते हो? मैंने कहा। कोई सौदा करने के लिए मसलन 10-20 हज़ार का माल उठाना, वो मेरे लिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? टैडी ने मुझे गौर से देखा, लेकिन मैं बिल्कुल संजीदा था। मेरा ये धंधा नहीं और आप ये माल लेकर क्या करेंगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा। मेरे हर सवाल का एक मकसद है, तुम सिर्फ जवाब दो, मुझसे सवाल मत करो। मैं भी इसी वक्त 20,000 रुपए की चरस या चरस के सिगरेट या हीरोइन खरीदना चाहता हूँ, तुम दिलवा सकते हो, हाँ या नहीं? टैडी ने बहुत देर बाद इकरार में सर हिलाया। मैं खुद माल नहीं ला सकता। वो हर एक को माल नहीं देते, उन्हीं को देते हैं जिनका धंधा हो और जिन पर एतबार हो। मेरा एक यार है, वो ला सकता है, मगर वो पूछेगा तुम कह सकते हो कि अब तुम्हारा भी यही धंधा करने का इरादा है? मैंने कहा। और मेरा ख्याल है वो तुम्हारा यार है तो उसको शक नहीं होना चाहिए कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस धंधे में उधार या चेक नहीं चलता, टैडी ने काफी देर बाद कहा। मैं नकद रकम दूंगा, मैंने कहा। तुम गिन भी सकते हो और अपने उस यार को भी दिखा सकते हो कि नोट पुराने हैं, सीरियल नंबर में नहीं है और उन पर कोई निशान नहीं है। फर्ज करें जी मैंने माल ला दिया, टैडी बोला। अब बताइए कि काम जूस के बाद होगा। ये हुई ना बात। मैं तो समझता था कि तुम सिर्फ बातें कर सकते हो। मैंने उसके जज्बात को हवा दी। अगर तुम आज रात हमें माल ला दो, वक्त की कोई बात नहीं, 12 बज जाए या सुबह के 2 बज जाए, 4 बजे सुबह तक बहरहाल ये काम हो जाना चाहिए। उस माल को हम एक खास जगह पहुंचा देंगे, यानी उस शख्स के घर में छुपा देंगे जिसने अदनान को कत्ल करवाने के लिए बदमाशों को पैसा दिया था। यह हमारा काम है, जिसके बारे में तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम उस घर के नक्शे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये सारा माल अगर 2-3 गत्ते के डब्बों में हो तो बहुत ही अच्छा हो। उन डब्बों में हम ऊपर कुछ और भरेंगे, मसलन साबुन या टूथपेस्ट वगैरह, और उस शख्स के घर में ऐसी जगह रखेंगे कि खुद उसे भी मालूम ना होगा। मगर पुलिस जब तलाशी लेगी तो डब्बे सामने रखे नजर नहीं आएंगे। यही मालूम होगा कि उन्हें छुपा कर रखा गया था। अभी तक आपने मुझे उस शख्स का नाम नहीं बताया, टैडी ने नरम लहजे में कहा। उसका नाम है चिराग दीन, मैंने कहा। अब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा सुनो। मुनशियात के एक छोटा सा पैकेट अलग होगा। इसकी मालियत 500 रुपए के लगभग होनी चाहिए। हमें चूंकि भाव नहीं मालूम, इसलिए हम खुद पैकेट बनाने का काम नहीं कर सकते। उस पैकेट को हम चिराग दीन के पास रखवाएंगे। कल सुबह तुम एक गाहक उसके घर भेजोगे, वो 500 रुपए देकर ये पैकेट खरीदेगा। 100 के इन 5 नोटों पर एक्साइज वालों के दस्तखत होंगे, जिसका मतलब है कि जिस गाहक को तुम भेजोगे वो पुलिस का मुखबर होगा। चिराग दिन सुबह 10 बजे तक घर पर ही मिलता है। ये गाहक 9:30 बजे पहुंच जाएगा। उसी वक्त एक असल गाहक भी वहां पहुंचेगा। उसके पास अपना पैसा होगा, लेकिन ये जरूरी है कि दोनों साथ पहुंचे ताकि एक दूसरे के गवाह बन सकें। ठीक वक्त पर पुलिस या एंटी करप्शन वाले या एक्साइज वाले किसी मजिस्ट्रेट के साथ छापा मारेंगे और माल बरामद कर लेंगे। दस्तखतशुदा नोट चिराग दीन की जेब से निकलेंगे। उसे शक होने का कोई इम्कान नहीं है। वो 5 नोट गिनेगा और जेब में डालेगा। ये तो होगा एक सौदे का सबूत। लेकिन जनाब उसमें वो गाहक भी तो पकड़ा जाएगा जिसने सौदा किया होगा, टैडी बोला। भाई वो तो सरकारी आदमी होगा, फर्दी गाहक बना के भेजा जाएगा, मैंने कहा। उसी लाइन का आदमी होना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन मुखबर किसी लालच के बगैर काम नहीं करता, टैडी बोला। उनकी आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और फिर वो एतबार के काबिल नहीं रहते। बड़ा धंधा करने वाले भी उनके दुश्मन हो जाते हैं और खुद पुलिस वाले भी। अगर सारे मुखबर ईमानदारी से काम करने लगे तो ये धंधा खत्म ना हो जाए। वो खामोश होकर कुछ सोचने लगा। अलबत्ता एक आदमी तो है मेरी नजर में, जाहिर में तो वो मेरा दोस्त है, मगर दोस्त वो किसी का भी नहीं है। एक बार तो उसने मुझे मरवा दिया था। मुझे ये शुबा है कि वो अपने यार को कत्ल करने वालों के बारे में जानता होगा, वो उनका चमचा था। फिर तो ये कोई मसला नहीं रहा, मैंने कहा। ऐसे शख्स को तो छोड़ना नहीं चाहिए, बस तुम उसी के कंधे पर रख कर बंदूक चलाओ। कल सुबह हम तुम्हें 100 के 5 नोट देंगे। दस्तखतशुदा तुम उसे साथ लेकर चिराग दीन के घर पहुंचना और उसे कहना कि यह नया ठिकाना है, यहाँ माल सस्ता मिलता है, इसलिए मुनाफा होने की ज्यादा उम्मीद है। तुम चूंकि इस धंधे में नहीं हो, इसलिए वो जरूर सवाल करेगा कि तुम्हें किसने बताया और पैसे तुम क्यों दे रहे हो। तुम कहना कि बताने वालों ने बता दिया है और लोग तो ना जाने कब से माल उठा रहे हैं। अपना भी कुछ ख्याल है कि 2-4 पैसे कमाने का। पुराने ठिकाने की बात होती तो वो तुमसे कहता कि मियाँ मुझे बीच में क्यों लाते हो, जाओ माल उठाओ और बेचो। लेकिन वो मुखबर है और नए ठिकाने का मतलब है आमदनी का नया जरिया। वो तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। नोट तुम उसको आखिरी वक्त में पकड़ाना, यानी घर के करीब पहुंचकर, बल्कि ऐन दरवाजे पर एक चौकीदार होगा।
उसे सिर्फ ये कहना कि साहब को बता दे वो पैकेट लेने वाला आ गया है। वो समझ जाएगा और बाकी जो कुछ होगा सब के सामने होगा। वो मुखबर और दूसरा खरीदार एक दूसरे को यकीनन पहचान लेंगे और बाद में ये भी साबित हो जाएगा कि वो मुनशियात फरोश है। एक गवाह तुम भी बन सकती हो। फिर चिरागदीन अंदर और मुनशियात स्मगलिंग करने के इल्ज़ाम में सारी जायदाद की जब्ती, यही हम चाहते हैं और यही उस शख्स की सज़ा भी होनी चाहिए।